नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रहित टीवी। आपके साथ मैं हूं अंकिता। क्या आपने कभी सोचा है कि महाकुंभ में नजर आने वाले लाखों की तादाद में ये नागा साधु आते कहां से हैं और फिर कुंभ मेला समाप्त होने पर कहां गायब हो जाते हैं? कहा जाता है कि कुंभ में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात में जूनागढ़ की गुफाओं या पहाड़ियों और हिमालय की कंदराओं से लाखों नागा साधु कुंभ मेले में प्रकट होते हैं। आने से पहले इनमें से बहुत से सन्यासी वस्त्र धारण कर और कुछ निर्वस्त्र भी गुप्त स्थान पर रहकर तपस्या करते हैं। फिर अर्ध कुंभ या कुंभ के मौके पर नजर आते हैं। ये नागा सन्यासी दरअसल अपनी पहचान छुपा कर रखते हैं। तो आज बात नागा साधुओं के रहस्य लोक की और जानते हैं कि ये नागा साधु कुंभ खत्म होने के बाद कहां और किस तरह का जीवन जीते हैं। 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा के स्नान के साथ ही महाकुंभ की शुरुआत हो गई है। 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के दिन कुंभ मेले का समापन होगा। मेले में नागा साधुओं का अखाड़ा देख सब हैरान रह जाते हैं। ये नागा साधु कुंभ में सभी के खास आकर्षण का केंद्र होते हैं। इनका निर्वस्त्र अवतार, शरीर पर लगी भस्म और लंबी लंबी जटाएं इन्हें बाकी संतों से अलग बनाती है। नागा साधु पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और सांसारिक सुख सुविधा को त्याग कर भगवान शिव की भक्ति करते हैं और उनके नाम पर तपस्या और योग ध्यान में लीन रहते हैं। कुंभ में नागा साधु के दो विशेष अखाड़े आते हैं, वाराणसी का महापरिनिर्वाण अखाड़ा और दूसरा पंचदशनाम जूना अखाड़ा। इन दोनों अखाड़ों के नागा साधु कुंभ का हिस्सा बनते हैं। हाथों में त्रिशूल, शरीर पर भस्म, रुद्राक्ष की माला और कभी कभी जानवरों की खाल को शरीर पर लपेटे ये साधु कुंभ आते हैं। कुंभ का पहला शाही स्नान नागा साधु करते हैं और उसके बाद ही अन्य श्रद्धालुओं को कुंभ स्नान की अनुमति होती है। नागा साधु कुंभ के बाद गमछा पहनकर आश्रमों में निवास करते हैं। दिगंबर का अर्थ है धरती और अंबर। नागा साधुओं का मानना है कि धरती उनका बिछौना और अंबर उनका ओढ़ना है, इसीलिए वो कुंभ की अमृत वर्षा के लिए नागा स्वरूप में आते हैं। कड़ाके की ठंड में ये निर्वस्त्र जोश से लबरेज दौड़ते हुए स्नान के लिए जाते हैं और दौड़ते हुए लौटते हैं। मजाल नहीं कि इन्हें सर्दी छू जाए, बल्कि ये सर्दी छू मंतर कर देते हैं। लेकिन मेले के बाद नागा साधु भी छू मंतर हो जाते हैं, उनका पता नहीं चल पाता। कहा जाता है कि नागा सन्यासी किसी एक गुफा में कुछ साल रहते हैं और फिर किसी दूसरी गुफा में चले जाते हैं। इसके चलते इनकी सटीक स्थिति का पता लगा पाना संभव नहीं हो पाता है। एक से दूसरी और दूसरी से तीसरी, इसी तरह गुफाओं को बदलते और भोले बाबा की भक्ति में डूबे ये नागा जड़ी बूटी और कंदमूल के सहारे पूरा जीवन बिता देते हैं। तो वहीं कुंभ की समाप्ति के बाद कई नागा साधु अपने अपने अखाड़ों में लौट जाते हैं। इन अखाड़ों में नागा साधु ध्यान, साधना, तपस्या में लीन रहते हैं। तो बहुत से नागा साधु हिमालय के जंगलों और एकांत स्थानों में तपस्या करने चले जाते हैं। तो वहीं कुछ नागा साधु कुंभ के बाद प्रयागराज, नासिक, हरिद्वार और उज्जैन जैसे तीर्थ स्थलों में बसेरा करते हैं। नागा साधु सीमित भोजन करते हैं, केवल भिक्षा मांगकर रात दिन का मिलाकर एक ही समय भोजन करते हैं। एक नागा साधु को 7 घरों से ही भिक्षा लेने का अधिकार होता है। इसके साथ ही जो भी खाना मिले उसमें पसंद नापसंद को नजरअंदाज करके प्रेम पूर्वक ग्रहण करना होता है। इसके अलावा नागा साधु सोने के लिए पलंग, खाट या अन्य किसी साधन का उपयोग नहीं कर सकते। यहाँ तक कि नागा साधुओं को गादी पर सोने की भी मनाही होती है। जब भी कोई व्यक्ति नागा साधु बनने की प्रक्रिया में होता है तो उसे पूर्ण रूप से नागा साधु बनने में 12 साल का समय लग जाता है। कुंभ में अंतिम प्रण लेने के बाद लंगोट का त्याग कर दिया जाता है, जिसके बाद वो हमेशा निर्वस्त्र रहते हैं। तो इस पर आपकी क्या राय है, जरूर हमें बताइए। जुड़े रहिए राष्ट्रहित टीवी के साथ। नमस्कार।